हमारा जो पिछला टॉपिक था वो है अलग अलग तरीके की जो सोशल चेंजेस है उनके प्रति अप्रोच कैसे थी। अब हम देखते हैं कौन कौन से अलग अलग टाइप के सोशल चेंजेस हैं। पहला है संस्कृताइजेशन। ये जो टर्म संस्कृताइजेशन है इसकी एक तरह से उत्पत्ति जो हुई वो एम.एन. श्रीनिवास ने करी। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसे प्रोसेस के थ्रू, या इसको हम एक ऐसा प्रोसेस मानकर चल सकते हैं जिसमें एक लो कास्ट, चाहे वो ट्राइब हो या और कोई ग्रुप हो, वो हमेशा जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, बिलीफ्स हैं, आइडियोलॉजी है या जो स्टाइल है लाइफ का, जो हाई कास्ट है, खासतौर से जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट हैं, उनको कॉपी करने की या उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जो इम्पैक्ट है संस्कृताइजेशन का, ये बहुत ज्यादा एक तरह से मेनी साइडेड हम कह सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा असर होता है कई तरीके से। इसका जो प्रभाव है वो हम देख सकते हैं लैंग्वेज में, लिटरेचर में, आइडियोलॉजी में, यानी जो विचारधारा है, म्यूजिक में, डांस में, ड्रामा में, जिस तरह से हम जिंदगी को जीते हैं उस स्टाइल में, या फिर जो हमारे रिचुअल्स होते हैं उसमें। बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये हिंदू समाज के अंतर्गत ही ज्यादा होता है, पर श्रीनिवास जो हैं उन्होंने ये तर्क दिया कि ये और जो गैर हिंदू संप्रदाय हैं या जो ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स, उनमें भी ये प्रोसेस दिखाई देता है। जो अलग अलग एरियाज हैं उनमें जो स्टडी करी गई उससे ये पाया गया कि इसका जो एक ऑपरेट करने का तरीका है वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरीके से होता है। जिन क्षेत्रों में हाईली संस्कृताइज्ड कास्ट डोमिनेंट है, मींस ज्यादा उनका प्रभुत्व है, वहां पर जो कल्चर है उस पूरे रीजन का, वहां पर किसी न किसी स्तर का संस्कृताइजेशन हुआ है। और जिन रीजन्स में नॉन सांस्कृतिक कास्ट डोमिनेंट है, वहां की जो संस्कृति है वहां उनको इन जातियों ने जो है प्रभावित किया है। और इसी वजह से जो श्रीनिवास हैं उन्होंने इसको डीसंस्कृताइजेशन नाम दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस मिलते हैं। जैसे पंजाब में जो कल्चरल तौर पे सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस है वो उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। कई सदियों तक, कह सकते हैं थर्ड क्वार्टर तक 19th सेंचुरी के जो पर्शियन इन्फ्लुएंस था वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट था, यानी कि उसका प्रभुत्व सबसे ज्यादा था। श्रीनिवास जो है वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो संस्कृताइजेशन है किसी भी ग्रुप का, वो जनरली असर क्या करता है कि जो उसकी पोजीशन है लोअर कास्ट हायरार्की में उसको बेहतर बनाता है। नॉर्मली ये एज्यूम करके चला जाता है कि कुछ भी तरह का इंप्रूवमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पोजीशन में उस ग्रुप की जिसकी हम बात कर रहे हैं, या वो जो उस हाई ग्रुप में कांटेक्ट में उसके आया है, चाहे वो किसी भी थ्रू से आया हो, चाहे वो परंपराओं को कांटेक्ट में आया हो, या पिलग्रिमेज सेंटर के कांटेक्ट में आया हो, मोनेस्ट्री के कांटेक्ट में आया हो, या फिर वो एक तरह से धर्मांतरण जो होता है उसके सेक्ट के कांटेक्ट में आया हो, उसका क्या होगा, उसकी जो पोजीशन है चाहे वो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, दोनों में ही इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन जिस तरीके की हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा अनइक्वल सोसाइटी है, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं और इतना आसान नहीं है कि हायर कास्ट के कस्टम्स को लोअर कास्ट वाला जो है आगे ले जा सके या उसको फॉलो कर सके। जैसे ट्रेडिशनल तौर पे जो डोमिनेंट कास्ट होती थी वो जनरली लोअर कास्ट को पनिश करती थी। अगर कोई भी उनकी में से कोशिश करता था इनको अडेप्ट करने की या उनकी तरह से करने की, तो उसको जो है एक तरह से पनिश किया जाता था। अभी आपके पास एक स्टोरी दी गई है जो इसी प्रॉब्लम को बताती है। कुमुद पावरे अपनी ऑटोबायोग्राफी को एक तरह से रिकॉल करते हुए ये बता रही हैं कि किस तरह से एक दलित वुमेन जो है वो संस्कृत टीचर बनी। उनका जो रुख था वो संस्कृत तरफ क्यों बढ़ा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जो है वो क्यों संस्कृत की तरफ इतना ज्यादा आकर्षित हुई, क्योंकि उनको जो है लगा कि ये वो जरिया है जिसके थ्रू वो उस फील्ड में आ सकती हैं जो उनके लिए पॉसिबल नहीं था जेंडर या कास्ट के आधार पर एंटर करना। वो इसकी तरफ और ज्यादा प्रेरित इसलिए भी हुई क्योंकि इससे उनको उस संस्कृत में जो ओरिजिनल संस्कृत है उसमें ये पढ़ने का मौका मिलेगा कि उन बुक्स में क्या लिखा है विमेन और दलित्स के बारे में। जैसे जैसे वो अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ती गई उनको बहुत अलग अलग तरीके के रिएक्शंस मिले, जिसमें बहुत ज्यादा सरप्राइजेस भी थे, बहुत ज्यादा हेट्रेड भी थी, ईर्ष्या नफरत भी थी, कहीं एक्सेप्टेंस थी तो कहीं पूरी तरह से रिजेक्शन था। उनका ये कहना है
कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं अगर अपनी कास्ट को भूलना भी चाहूं, उसको पूरी तरह से कोशिश भी करूं, तो भी जो है वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। क्यों? मेरे को जो है हमेशा वो अनुभव याद आता है जो मैंने कहीं सुना था कि जो हमें जन्म से मिला हो और जो मरने के बाद भी ना नष्ट हो, वो कास्ट है। संस्कृताइजेशन जो है एक ऐसे प्रोसेस को सजेस्ट करता है जहां लोग जो है अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो हाईली प्लेस्ड ग्रुप्स हैं कल्चरल तौर पे, उनके नेम्स या उनके कस्टम्स को अडॉप्ट करके। जनरली ये जो रेफरेंस मॉडल्स होते हैं ये फाइनेंशियल रूप से बेटर होते हैं। तो दोनों ही केसेस में होता क्या है कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आप थोड़े से भी रिच हो रहे हो, तो आपकी जो एस्पिरेशंस हैं, आपके जो डिजायर्स हैं, उनको जो हाईली प्लेस्ड ग्रुप्स हैं अब वो भी एक्सेप्ट करने लगते हैं, क्योंकि आपकी जो है फाइनेंशियली काफी ज्यादा साउंड है। पर संस्कृत को एक कॉन्सेप्ट के तौर पे अगर देखा जाए तो इसकी बहुत अलग अलग लेवल्स पे आलोचना हुई है, क्रिटिसाइज किया गया है। सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो लोअर कास्ट के ग्रुप्स हैं उनका जो ये बताया जाता है कि वो जो है सोशल लैडर में ऊपर बढ़ जाते हैं, उसकी जो एक तरह से सोशल मोबिलिटी है या जो उनका स्कोप है वो ऊपर हो जाता है। इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आता, सिर्फ पोजीशन चेंज होती है, वो भी कुछ इंडिविजुअल्स की। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए तो जो इनइक्वालिटी है वो तब भी बरकरार रहती है। कहने को कुछ इंडिविजुअल्स जो है अपनी पोजीशन को तो इम्प्रूव कर लेते हैं इस अनइक्वल स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन जो असमानता है या जो भेदभाव है उसे वो खत्म नहीं कर पाते। दूसरा ये पॉइंट आउट किया गया है, जो आइडियोलॉजी है संस्कृताइजेशन की, कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि जैसे अपर कास्ट वाले हैं उनका जो लिविंग स्टाइल है वो ऊंचा है, वो सुपीरियर है, और जो लोअर कास्ट है उनका इंफीरियर है, यानी कि वो नीचे है, और जो अपर कास्ट वाले हैं उनकी जो जीवन शैली है वो काफी ऊंची है। तो एक तरह से ये मान लिया जाता है कि इट बहुत नेचुरल है, बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल है लोअर कास्ट के लिए कि वो जो है अपर कास्ट की जो एक तरीके से जीवन शैली है उसको कॉपी करने की बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं, वो भी उन्हीं के तरह ही लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। जो थर्ड क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो संस्कृतिजाइजेशन है ये एक तरह से ऐसे मॉडल को जस्टिफाई करता है कि जो पूरी तरह से इनइक्वालिटी और एक्सक्लूशन पर बेस्ड है। इससे हमें ये सजेशन मिलता है कि जो पोल्यूशन है या जो प्योरिटी है ग्रुप ऑफ पीपल की उसको सही माना जाए, और इसीलिए ऐसा लगता है कि जो हाई कास्ट वाले हैं वो लोअर कास्ट वालों के प्रति अगर भेदभाव रखते हैं तो ये एक तरह से उनका विशेष अधिकार है। तो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले सोसाइटी में आप इक्वल या इक्वालिटी की इमेजिनेशन करो तो वो बहुत डिफिकल्ट है। अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि जो सोसाइटी है वो पॉल्यूशन या प्योरिटी को कितनी इंपॉर्टेंस देती है। जैसे कि गोल्डस्मिथ है, उनकी कास्ट को जो है हाई कास्ट माना जाता है हमारी से, फिर भी हमारी कास्ट में जो गोल्डस्मिथ हैं उनसे ना तो भोजन या पानी कुछ भी नहीं लिया जाता, क्योंकि हमारा ये मानना है कि गोल्डस्मिथ्स जो है वो इतने ग्रीडी होते हैं कि वो इवन पॉटी में से भी गोल्ड निकालते। कहने को वो हाई कास्ट के हैं पर वो कहीं ज्यादा हमसे पोल्यूटेड है। तो और जो हाई कास्ट हैं हम उनसे भी भोजन नहीं लेते क्योंकि वो पॉल्यूशन वाले काम करते हैं। जैसे वॉशरमैन है वो गंदे कपड़ों को धोता है, इसी तरह से ऑयल प्रेसर जो है वो बीज को पीस कर जो है उसमें से ऑयल निकालता है। तो इससे कैसे पता चलता है कि जो डिस्क्रिमिनेटिव व्यूज हैं वो जीवन का हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। हम लोग जो है जो इक्वालिटी वाली सोसाइटी है, इक्वल सोसाइटी जो है उसकी जो एस्पायरेशन है हमारी, अब उसके बजाय हम एक्सक्लूशन और डिस्क्रिमिनेटरी वाली को जो है अपने तरीके से एक एक्सक्लूसिव पोजीशंस पर जो है स्टैब्लिश कर रहे हैं। अगर अदर वर्ड्स में कहें कि जिन्हें इक्वालिटी का स्टेटस नहीं मिला हुआ है वे भी अपने नीचे वालों को एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी के थ्रू देखना चाहते हैं, मतलब भेदभाव के नजरिए से देखना चाहते हैं। इससे समाज में क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही डीप रूटेड है। जो लोकतंत्र की विरोधी सोच है ना उसका पता चलता है। जो फोर्थ क्रिटिसिज्म है
उसमें ये कहा जाता है कि जो अपर कास्ट वाले हैं उनके जो भी रिचुअल्स हैं या राइट्स हैं, उनका जो एडॉप्शन हो गया है उसके कारण जो है लड़कियों और जो विमेन हैं उनको इनइक्वालिटी की जो लैडर है उसमें सबसे नीचे कर दिया गया है। वहां पर विमेन को जो है इम्पोर्टेंस ना देकर उसकी जगह जो डाउरी प्रैक्टिसेस हैं या जो और ग्रुप्स के डिस्क्रिमिनेशंस वगैरह हैं उनको जो है ज्यादा बढ़ावा मिला है। जो फिफ्थ क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इस तरह के ट्रेंड का इफेक्ट ये हुआ कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी दलित कल्चर की या सोसाइटी की, अब उनको भी जो है एक तरह से बैकवर्ड मान लिया गया। एग्जाम्पल के लिए जो लोअर कास्ट के द्वारा लोग जो काम करते हैं उसको भी बहुत ज्यादा डिग्रेडेड या शेमफुल माना जाने लगा। उनसे जुड़े हुए जो भी काम थे, जैसे कि आपका क्राफ्ट से या कारीगर संबंधित जो भी उनमें एबिलिटीज हैं, मेडिसिन की नॉलेज है, एनवायरनमेंट से संबंधित नॉलेज है, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, ये सब जो है इंडस्ट्रियल एरा में इनको भी जो है एक तरह से बेकार माने जाने लग गया, इनको भी पिछड़ा मानने लग गया कि ये लोग जो है इनकी नॉलेज यूजलेस है। जैसे जैसे एंटी ब्राह्मणिकल ग्रोथ हुई, वो एंटी ब्राह्मणिकल जो मूवमेंट है उसकी ग्रोथ हुई या जो डेवलपमेंट हुआ सेल्फ कॉन्शियसनेस का रीजनल, उसमें 20th सेंचुरी के अंदर एक कोशिश करी जाने लग गई कि बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस में से जो संस्कृत के वर्ड्स और फ्रेजेस हैं उनको हटा दिया जाए। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट हुए उन्होंने जोर दिया जो सेकुलर फैक्टर्स हैं उनके रोल पर, खास तौर से जो अपर मोबिलिटी के कास्ट ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स हैं उनमें। अगर हम डोमिनेंट कास्ट जो थी उनकी दृष्टि से देखें तो ये कहा जा सकता है कि जो भी क्षत्रिय थे, वैश्य थे, ब्राह्मण्स थे, अब उनको जो है अपनी जो कास्ट आइडेंटिटी है उसको बताने की कोई भी जो है इच्छा नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ जो है ये एक तरह से अगर आप किसी डोमिनेंट कास्ट के मेंबर बन गए तो आपको जो है बहुत ज्यादा रेप्यूटेड, बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाएगा। अभी जो कुछ साल हुए हैं उसमें जो दलित लोग हैं अब उनमें भी जो है ये भावना आ गई है, वो भी जो है अपने को दलित बताने में काफी ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। मतलब उनको लगता है कि हाँ हम दलित हैं, क्योंकि जो दलित जातीय समूह हैं उनमें सबसे ज्यादा गरीब और मार्जिनलाइज लोग हैं और वो जो है अपनी जब पहचान बताते हैं किसी और क्षेत्रों में तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है उन्हीं को ही उठाना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने भी जो है कुछ एक तरह से प्रेस्टीज जो है या कुछ जो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाया है, वरना वो भी जो है पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का या एक्सक्लूजन का शिकार है। अब है वेस्टर्नाइजेशन। आप पहले ही पढ़ चुके हैं वेस्टर्न कॉलोनियल पास्ट के बारे में। आपने देखा कि किस तरीके से जो चेंजेस आए वो भी काफी ज्यादा ऑपोजिट और बहुत ही स्ट्रेंज थे। एम.एन. श्रीनिवास जो है वेस्टर्नाइजेशन को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि ये जो चेंजेस हुए हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर या जो कल्चर में चेंज आया है वो नतीजा है 150 ईयर्स जो ब्रिटिश ने रूल किया हम पर उसके कारण। और इसमें जो अलग अलग आपके रेंजेस आते हैं वो कौन कौन से हैं चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी में, इंस्टीट्यूशन में, आइडियोलॉजी में और वैल्यूज में। यहाँ पर आपके दिया हुआ है बॉक्स 2.2 जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल का जो एसे था ऑन लिबर्टी जैसे ही पब्लिश हुआ उसके फौरन ही बाद जो है उसको जो इंडियन कॉलेजेस थे उनमें एक तरह से एक्सेप्टेंस मिल गई। जो इंडियंस हैं उनको मैग्ना कार्टा के बारे में पता चला, साथ ही साथ जो यूरोप और अमेरिका में स्ट्रगल हुआ इक्वालिटी और लिबर्टी के लिए उसके बारे में भी उनको पता चला। इसी तरह से बॉक्स 2.3 है वेज ऑफ लिविंग, जो रहन सहन का तरीका होता है। देवकी याद करते हुए कहती हैं कि जब वो छोटी थी तो उनके घर में जो बॉइल्ड एग्स हैं वो एग कप्स में खाए जाते थे और उनकी मदर जो पॉरेज बनाती थी यानी ये दलिया बनाती थी उसको क्या करती थी टेबल पे हॉट मिल्क और शुगर के साथ सेपरेटली सर्व करती थी ताकि वो जो है हर एक इंसान का जो बाउल है उसमें जो है उसको मिक्स किया जा सके। ये जो तरीका था ये बिल्कुल ही अलग था और घर परिवारों से। देवकी कहती हैं जहां बॉइल्ड एग्स जो हैं वो एग कप्स में नहीं खाए जाते या जहां पर पॉरेज मिल्क और शुगर जो है वो हमेशा साक्स में मिक्स किए जाते हैं, उनको कुक किया जाता है पैन के अंदर और फिर उनको सर्व किया जाता है। तो वो याद करते हुए कहती है उन्होंने अपनी मदर से पूछा कि वो जो है पॉरेज इस तरह से क्यों खाते हैं, तो उनकी मदर ने कहा ये हम इस तरह से इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारा जो विरासत थी, हमारी जो रियासतें थी उसमें जो है पॉरेज खाने का तरीका ऐसा ही था।
अब बहुत ही अलग अलग तरीके के वेस्टर्नाइजेशन है। एक तरीका जो है उसको में हम रिफर करते हैं जो वेस्टर्नाइज सब कल्चरल पैटर्न था, उसकी जो उत्पत्ति हुई, और इसको जो है या इसके कांटेक्ट में सबसे पहले एक छोटा सा सेक्शन आया इंडियंस का, जो पहली बार वेस्टर्न कल्चर के कांटेक्ट में आए थे। इसमें जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, इंडियन बुद्धिजीवी, उनका एक सब कल्चर जो था उसने खाली अडॉप्ट ही नहीं किया बहुत सारे पैटर्न्स को, उनकी थिंकिंग को, बल्कि या उनकी जो लाइफस्टाइल था उसको, बल्कि उसका एक्सपेंशन भी सपोर्ट किया, मतलब कि उसको और ज्यादा फैलने में, उसके विस्तार में मदद करी। जो शुरुआत की 19th सेंचुरी के रिफॉर्मर्स थे वो भी इसी तरीके के थे। जो बॉक्स हैं वो आपको बताते हैं अलग अलग तरीके के वेस्टर्नाइजेशन। तो छोटा सा सेक्शन था लोगों का जिन्होंने वेस्टर्न लाइफस्टाइल्स को या उनको अडॉप्ट किया, या जो वेस्टर्न तरीका था सोचने का उसका उन पर असर पड़ा। इसके अलावा भी जो वेस्टर्न कल्चरल ट्रेड्स थे, जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ड्रेस, फूड, या जो हैबिट्स में चेंज हुए, स्टाइल्स में चेंज हुए लोगों के, उनका भी बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। पूरी कंट्री के अंदर एक बहुत ज्यादा सेक्शन जो मिडिल क्लास का था, उसमें जो है उनके पास टेलीविजन सेट, फ्रिज, कुछ तरीके के सोफा सेट, डाइनिंग टेबल या चेयर्स जो है अब लिविंग रूम में होने लगी थी। तो वेस्टर्नाइजेशन जो था उसने क्या किया, जो बाहरी फॉर्म होती है कल्चर की, उसकी एक तरह से कॉपी ली। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि लोगों ने मॉडर्न वैल्यूज जो डेमोक्रेसी की या इक्वालिटी की थी उनको भी अडॉप्ट कर लिया। जो हम लोगों का लाइफ का तरीका था या जो थिंकिंग थी वो तो प्रभावित हुई थी, साथ ही साथ जो इंडियन आर्ट और लिटरेचर है वो भी प्रभावित हुई थी। जो आर्टिस्ट हैं जैसे रवि वर्मा, अभिनव टैगोर, चंदू मेनन या जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये सब जो हैं इस कॉलोनियल एनकाउंटर से जूझ रहे थे। आपके बुक में जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें बहुत सारे तरीके दिखाए हैं, जो स्टाइल, टेक्निक, ये जो थीम होती थी आर्टिस्ट की, जैसे रवि वर्मा है, वो पूरी तरह से वेस्टर्न और इंडियन ट्रेडिशन पर मिक्स्ड बेस्ड। इसमें दिखाई गई है एक पोर्ट्रेट एक फैमिली की। ये केरला की मेट्रिलिनियन कम्युनिटी है, यानी जहाँ पे मदर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, पर इसको देखने से लगता है कि ये पूरी तरह से टिपिकल पेट्रिलिनियन जो न्यूक्लियर फैमिली होती है मॉडर्न वेस्ट की, उसको दर्शा रही है, जहाँ पर एक फादर है, मदर है और बच्चे हैं। आप जो है कल्चरल चेंज के बहुत अलग अलग लेवल्स देखेंगे, यानी कि जो कॉलोनियल एनकाउंटर हुआ था वेस्ट से, जब से वो हुआ उसके बाद से बहुत सारे कल्चरल चेंजेस हुए। आज के जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जनरेशंस के बीच में, वो एक तरह से कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स के तौर पे देखे जाते हैं, जो वेस्टर्नाइजेशन का नतीजा है। अब आपको जो है एक इसी तरीके का अकाउंट दिखाते हैं अगले पेज पे, जो कि इस गैप को दर्शा रहा है। क्या आपने कभी इसको देखा है या फेस किया है? क्या वेस्टर्नाइजेशन ही एक अकेला रीजन है जनरेशन के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इनके लिए? और ये जो मतभेद होते हैं क्या ये वाकई में बहुत बुरे होते हैं? 1870 में रवि वर्मा को जो अपनी पहली पेंटिंग जो है बनाने का मौका मिला, जो कि पेड़ थी, और ये पोर्ट्रेट थी किजाके पलट कृष्ण मेनन फैमिली जो है उसकी। ये एक तरह का चेंज वर्क था जिसमें मिक्सचर था अलग अलग एलिमेंट्स का। फ्लैटर, 2 डायमेंशनल स्टाइल जो काफी पॉपुलर था, वाटर कलर्स का इस्तेमाल किया गया, नई नई टेक्निक्स जो है पर्सपेक्टिव और इल्यूजन को लेकर बनाई गई, और इसको पूरी तरह से बनाया गया ऑयल बेस्ड मीडियम पे। दूसरा फीचर ये था कि इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो जो है उसका जो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था वो एज और हायरार्की के अकॉर्डिंग किया गया था, जो कि हमें पूरी तरह से दिखता है कि जो 19th सेंचुरी यूरोपियन पोर्ट्रेट्स थी बर्गोइस फैमिली की, उनके जैसा। कितनी अजीब बात है कि ये जो पोर्ट्रेट थी ये पेंट करी गई थी एक मेट्रिलिनियल केरला में, यानी जहाँ वो समुदाय था जहाँ विमेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। उस समय जब ज्यादातर जो नायर्स थे, कृष्ण मेनन कास्ट थी, वो जो है पूरी तरह से किस तरह से पैट्रिलोकल न्यूक्लियर फैमिलीज रहती हैं उनके बारे में जो है पूरी तरह से कोई ज्ञान भी नहीं था, कोई नॉलेज भी नहीं थी। अब यहाँ पर आपको एक इमेज दी हुई है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि वेस्टर्नाइजेशन जो है मिडिल क्लास के जो बीच में होता है उससे जो जनरेशन में डिफरेंसेस होते हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर इनकी एक दादी दिखाई गई है, वो ये कह रही है कि कहने को, या उनकी मदर दिखाई गई है, वो ये बता रही हैं कि कहने को ये बच्चे जो हैं मेरा ही अपना खून है, लेकिन कई बार ये मेरे को बिल्कुल ही अलग लगते हैं। अब मेरा इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं रह गया है, ना उनकी सोच मेरे से मिलती है, ना जिस तरह से वो ड्रेसअप होते हैं, बात करते हैं, बिहेव करते हैं, कुछ भी मेरे से नहीं मिल सकता।
ये पूरी तरह से नई जनरेशन, इनका जो एक मानसिक सोच है वो उनमें और मेरी जो अपनी सोच है उसके बीच में कोई भी एक अंडरस्टैंडिंग जो है पूरी तरह से इम्पॉसिबल लगती है। फिर भी मैं उनको पूरे दिल से प्यार करती हूँ, वो जो चाहते हैं मैं उनको देती हूँ, क्योंकि मेरे को उनकी सिर्फ खुशी चाहिए। रविन्द्रनाथ के जो वर्ड थे वो मेरे में एक तरह से फीलिंग भर देते हैं कि ये इनका समय है और मेरे अंत की शुरुआत है। मेरा कुछ भी कॉमन नहीं दिखता मेरे बच्चों में, जैसे पल्लव, कलोल और किंकिनी। पल्लव एक अलग कंट्री में रहता है, वहाँ पूरा उसका कल्चर अलग है। अब जैसे मैंने जो है 12 साल की उम्र से मेखला चादर ओढ़ी है, पहनी है, पर अगर मेरी डॉटर की बात करें किंकिनी की, तो वो बिजनेस मैनेजमेंट की स्टूडेंट है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, और वो जो है पैंट और बैगी शर्ट्स पहनती है। कल्लोल जो है उसको उलझे हुए बाल जो है अपने सामने रखना बड़ा अच्छा लगता है, माथे के सामने या फैले रहे तो उसे अच्छा लगता है। जब भी मैं मीरा के भजन सुनती हूँ, कल्लोल और किंकिनी जो है वो अपनी फेवरेट जो पॉप नंबर्स हैं विटनी हॉस्टन के, उनको सुनना पसंद करती हैं। कई बार मेरे को लगता है कि चलो मैं जो हूँ बरगीत की जो है उनकी कुछ लाइनें गुनगुना लूँ, तो ऐसे में किंकिनी जो है वो अपना जो वेस्टर्न ट्यून्स है उनको प्ले करने लगती है गिटार पे। श्रीनिवास सजेस्ट करते हैं कि जहाँ एक तरफ लोअर कास्ट जो है वो संस्कृताइजेशन चाहते हैं, वहीं पर अपर कास्ट जो है वो वेस्टर्नाइज होने की कोशिश करते हैं। इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री जो है उसमें इस तरह का सामान्यकरण जो होता है वो बहुत मुश्किल है मेंटेन करना। अब जैसे जो स्टडी है थियास की, जो कि अपर कास्ट कहीं से भी नहीं है केरला में, वो ये दर्शाता है कि वो पूरी तरह से इच्छा रखते हैं कि वो जो है वेस्टर्नाइज हो जाए, और उसकी बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते हैं। जो एलिट थियास हैं वो उन्होंने जो ब्रिटिश कल्चर है उसको एक्सेप्ट भी किया और एक ऐसी कॉस्मोपॉलिटन लाइफ जीने की जो है इच्छा रखते हैं जो उनकी कास्ट अरेंजमेंट को जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना करती है। उसी तरह से जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो ये इम्प्लाई करती है कि वो बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ खोल देगी अलग अलग जो लोगों के ग्रुप्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं उनके लिए। अब जैसे अब आपको एक अकाउंट बताया जा रहा है, उसको आप पढ़ के देखिए तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी और नागाओं की तरह ही यूरोपियंस के कांटेक्ट में आए थे, और उनका ये मानना था कि जो एजुकेशन है वही आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी वैसा ही जो है लाइफस्टाइल चाहा जैसा उन्होंने जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स या मिशनरीज को जीते हुए देखा था। उन्होंने मेरी जो माँ थी उनको पहले आसाम के जो पास वाले स्कूल में भेजा, फिर दूर उनको शिमला में भेजा ताकि वो वहाँ पर पढ़ लिख सकें। मेरी माँ जो है वो गांव के जब जो पढ़े लिखे लोग थे उनसे मिली तो उन्होंने बताया कि मेरी माँ जो है पढ़ लिख कर वैसे ही लेडी बन सकती हैं जैसे कि जो सारी दुनिया के सामने जिन्होंने भाषण दिया था। वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि पंडित नेहरू की बहन थी, और उन्होंने इंडिया को यूएन में रिप्रेजेंट किया था। मेरे पिता ने स्वयं को जो है स्कूल व कॉलेज में एजुकेशन दिलाने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इसी के कारण वो शिलोंग के कॉलेज में पढ़ाई कर पाए। तो मेरी माता पिता के जो जनरेशन थी उसके सब लोगों ने जो कि एबल थे, उन्होंने अंग्रेजी को सीखना ही अपना लक्ष्य बनाया। उनके लिए एक तरह से ऊपर बढ़ने का ये रास्ता था। इंग्लिश जो है उसकी एजुकेशन इस क्षेत्र में जहाँ बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं और हर 20 किलोमीटर्स पर एक अलग भाषा बोली जाती है, तो उन्होंने जो है आपस में इस तरह से अपने आप को एक तरह से जोड़ने की कोशिश करी दुनिया के साथ। अब वो जो है एक ऐसी भाषा थी जिसके माध्यम से वो बात कर सकते थे और अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते थे। ये जो एजुकेटेड लोग थे ये अपने लोगों की आवाज़ बने और उन्होंने ही इंग्लिश को जो है एक तरह से ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज जो है वो भी बना दिया। हम जब भी जो है वेस्टर्नाइजेशन के डिस्कस करते हैं तो हम जनरली कॉलोनियल असर मानते हैं, इम्पैक्ट मानते हैं, या जो बहुत सारे नए नए फॉर्म्स हैं वेस्टर्नाइजेशन के वो हमको आज के कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड में देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन। ये करते हैं अगले